नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान की उद्देशिका, जिसे हम प्रस्तावना या प्रियम्बल भी कहते हैं, उस पर जरा गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, और ये वो हिस्सा है जिसे अक्सर कहते हैं कि ये संविधान का आईना है, उसकी आत्मा है। बिल्कुल। तो मतलब ये सिर्फ एक फॉर्मल शुरुआत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो वो नींव है, वो बुनियाद जिस पर हमारा पूरा संवैधानिक ढांचा खड़ा है। इसमें वो आदर्श झलकते हैं, वो वादे हैं जिनके लिए आप कह सकते हैं आज़ादी की पूरी लड़ाई लड़ी गई थी। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस उद्देशिका की परतें खोलें, समझें कि ये कहती क्या है, इसके पीछे की सोच क्या थी, और सबसे जरूरी, आज हमारे लिए मतलब भारत के नागरिकों के लिए इसके मायने क्या हैं। और इसके लिए हम जो देख रहे थे वो विकिपीडिया का लेख है, भारतीय संविधान की उद्देशिका, और कुछ नोट्स हैं संविधान की प्रस्तावना पर। इनमें इसका इतिहास, शब्दों के मतलब और इसकी जो कानूनी अहमियत है उस पर काफी अच्छी जानकारी है। बढ़िया। तो मकसद साफ है, उद्देशिका के सार को पकड़ना, उसके आदर्शों को समझना और देखना कि ये भारतीय शासन व्यवस्था को कैसे दिशा दिखाती है। और शुरुआती देखिए कितनी जबरदस्त है, हम भारत के लोग। हाँ, ये पहले 3 शब्द ही अपने आप में बहुत कुछ कह देते हैं। ये एक घोषणा है, एक ऐलान कि संविधान का स्रोत, उसकी शक्ति का स्रोत कोई राजा या बाहरी ताकत नहीं है। बल्कि सीधे भारत की जनता है। बिल्कुल, सारी शक्ति यहीं से, जनता से ही निकलती है। ये दिलचस्प है, मैंने पढ़ा कि ये वी द पीपल वाला स्टाइल शायद ऑस्ट्रेलियन संविधान से प्रेरित है। हाँ, ऐसा कहा जाता है, लेकिन इसका जो भाव है वो यहाँ बिल्कुल मौलिक है, भारतीय संदर्भ में ढाला गया है। ये सिर्फ नकल नहीं लगती, ये भारतीय जनता की अपनी आवाज ज्यादा लगती है। सही कहा। ये सीधे संविधान को लोगों से जोड़ता है, उसे एक तरह से जीवंत दस्तावेज बनाता है। अच्छा, तो अगर इसके मूल पाठ पर आएं, तो ये कहता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। हाँ, ये जो शुरुआती शब्द हैं, ये मिलकर भारत के चरित्र की, उसके स्वरूप की एक तस्वीर बनाते हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। ये जो पहला भारी शब्द है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी सॉवरेन, इसका क्या मतलब है यहाँ? इसका सीधा सा मतलब है कि भारत अब अपने फैसले खुद करेगा, पूरी तरह से आजाद, चाहे वो देश के अंदर के मामले हों या बाहर के। हम किसी और देश के अधीन या दबाव में नहीं हैं। लेकिन एक सवाल जो कई बार उठता है वो राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ की सदस्यता को लेकर। अगर हम पूरी तरह आजाद हैं तो फिर उसके सदस्य क्यों हैं? क्या ये हमारी संप्रभुता पर कोई सवाल नहीं खड़ा करता? ये सवाल आता है दिमाग में। लेकिन देखिए, यहाँ ये समझना जरूरी है कि भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता अपनी मर्जी से चुनी है, ये कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। अच्छा। हाँ, ये एक तरह का ऐतिहासिक जुड़ाव मान सकते हैं, लेकिन इससे हमारी संप्रभुता, हमारी आज़ादी पर कोई असर नहीं पड़ता। हम जब चाहें इस सदस्यता को छोड़ सकते हैं। ये ब्रिटेन के प्रति कोई कानूनी वफादारी नहीं दिखाता। ठीक है, ये स्पष्ट हुआ। अब आते हैं उन दो शब्दों पर जो हमेशा मतलब बहुत चर्चा में रहते हैं, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष। ये तो शायद मूल उद्देशिका में नहीं थे। जी हाँ, बिल्कुल। ये बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव था। समाजवादी यानी सोशलिस्ट, पंथनिरपेक्ष यानी सेक्युलर, और एक और शब्द था अखंडता यानी इंटेग्रिटी। ये तीनों शब्द 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके जरिए जोड़े गए। और वो दौर था इमरजेंसी का। हाँ, वो आपातकाल का दौर था और ये संशोधन काफी विवादास्पद भी रहा था। तो समाजवादी शब्द जोड़ने का क्या मतलब था? क्या इसका मतलब था कि भारत एक कम्युनिस्ट देश बनने की तरफ बढ़ रहा था? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। यहाँ जो समाजवादी शब्द है उसका मतलब वो वाला साम्यवादी समाजवाद नहीं है जहाँ सारी संपत्ति और उत्पादन के साधन मतलब फैक्ट्रीज वगैरह सरकार के कब्जे में होते हैं और निजी संपत्ति एक तरह से खत्म कर दी जाती है। तो फिर ये कौन सा समाजवाद है? भारतीय समाजवाद को लोकतांत्रिक समाजवाद कहा जाता है। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी में यकीन रखता है। मतलब सरकारी कंपनियां भी होंगी और प्राइवेट कंपनियां भी, दोनों साथ मिलकर काम करेंगे। और इसका लक्ष्य क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य है गरीबी, भुखमरी, बीमारी और सबसे जरूरी अवसर की जो असमानता है उसे खत्म करना। मतलब एक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट बनाना, जहां सरकार लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सक्रिय भूमिका निभाए। समझ गया। अच्छा, और दूसरा शब्द पंथनिरपेक्ष यानी सेक्युलर, इसका क्या मतलब है हमारे भारतीय संदर्भ में?
क्योंकि पश्चिमी देशों के सेक्युलरिज्म से ये शायद कुछ अलग है। हाँ, ये बहुत ही अहम पॉइंट है। भारत की पंथ निरपेक्षता का मतलब ये नहीं है कि राज्य यानी सरकार धर्म की विरोधी है या नास्तिक है, जैसा कि कुछ पश्चिमी देशों में शायद समझा जाता है। तो फिर क्या है? यहाँ इसका मतलब है कि राज्य का अपना कोई घोषित धर्म या राजधर्म नहीं होगा। सरकार की नज़र में सभी धर्म बराबर होंगे। वो किसी एक धर्म को खास दर्जा या फेवर नहीं देगी। तो ये सर्वधर्म संभाव वाली बात हुई। बिल्कुल, इसे सर्वधर्म समभाव की भावना कह सकते हैं। राज्य धर्म से एक सैद्धांतिक दूरी तो बनाए रखेगा, लेकिन साथ ही हर नागरिक को अपने अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी देगा। ये हमें मौलिक अधिकारों में भी दिखता है, अनुच्छेद 25 से 28 तक। तो ये धर्मों के बीच समानता और सहिष्णुता को बढ़ावा देता है, धर्म को नकारता नहीं है। ये बारीकी समझना वाकई जरूरी है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्रात्मक गणराज्य यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पर ये दो शब्द एक साथ क्या बताते हैं? लोकतंत्रात्मक यानी डेमोक्रेटिक, इसका मतलब तो साफ है कि सरकार चलाने की असली ताकत जनता के पास है। हम वोट देते हैं, अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। हाँ, और वो हमारी तरफ से शासन करते हैं। इसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन अंतिम सत्ता वो जनता में ही है, और ये सिर्फ वोट डालने तक सीमित नहीं है। इसमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की भी बात शामिल है, मतलब समाज में और आर्थिक मौकों में भी बराबरी हो। और गणराज्य यानी रिपब्लिक, इसका क्या मतलब? गणराज्य का मतलब है कि देश का जो प्रमुख होगा, जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, यानी हमारा राष्ट्रपति, वो कोई खानदानी राजा या रानी नहीं होगा। अच्छा, वंशानुगत नहीं होगा? हाँ, बल्कि वो चुना हुआ व्यक्ति होगा, चाहे वो सीधे जनता चुने जैसे अमेरिका में होता है, या अप्रत्यक्ष रूप से जैसे हमारे यहाँ होता है। ये पद किसी भी भारतीय नागरिक के लिए खुला है, किसी खास परिवार के लिए आरक्षित नहीं। ये हमें ब्रिटेन जैसे देशों से अलग करता है, जहाँ आज भी राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत है। तो ये तो हुई भारत के स्वरूप की परिभाषा, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लेकिन उद्देशिका सिर्फ यहीं तक नहीं है। ये आगे बढ़कर हम नागरिकों को कुछ महान आदर्श दिलाने का वादा भी करती है। हाँ बिल्कुल, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये शब्द ही संविधान के असली मकसद को, उसके लक्ष्यों को बयान करते हैं। ये वो मंजिलें हैं जिनकी तरफ हमें बढ़ना है। पहला है न्याय यानी जस्टिस, और वो भी 3 तरह का बताया गया है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये सुनने में तो बहुत बड़ा आदर्श लगता है। इसका असल मतलब क्या है? सामाजिक न्याय का मतलब है कि समाज में किसी के साथ भी उसकी जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, रंग, इन आधारों पर कोई भेदभाव न हो। छुआछूत जैसी जो बुराइयां थीं, उनका कोई स्थान न हो। हमारे मौलिक अधिकार जैसे अनुच्छेद 15, 17, 18 वो इसी को पक्का करने की कोशिश करते हैं। और आर्थिक न्याय? आर्थिक न्याय का मतलब है कि देश के जो संसाधन है, जो दौलत है, वो कुछ ही लोगों के हाथों में सिमट कर न रह जाए। अमीरी गरीबी की खाई बहुत ज्यादा न बढ़े और हर किसी को अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने लायक साधन मिले। इसके लिए शायद राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं? बिल्कुल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो सरकार को इसी दिशा में काम करने का निर्देश देते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि वो सीधे कोर्ट में लागू नहीं करवाए जा सकते, पर वो लक्ष्य तो तय करते ही हैं। और तीसरा, राजनीतिक न्याय? इसका मतलब है कि हर नागरिक को राजनीति में हिस्सा लेने का बराबर हक हो। वोट डालने का अधिकार, जिसे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं, अनुच्छेद 326 में। चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकारी नौकरी पाने का अधिकार, ये सब बिना किसी भेदभाव के सबको मिलना चाहिए। वो जो सिद्धांत है ना, एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य, वो इसी राजनीतिक न्याय की बुनियाद है। और ये भी सुना है कि न्याय के इन तीनों आदर्शों की प्रेरणा शायद 1917 की रूसी क्रांति से ली गई थी। हाँ, ऐसा माना जाता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का ये विचार वहां से प्रेरित है। ठीक है। न्याय के बाद आता है स्वतंत्रता यानी लिबर्टी। उद्देशिका किन-किन स्वतंत्रताओं की बात करती है? ये बात करती है विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की यानी बोलने की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता। हमारे मौलिक अधिकार, खासकर अनुच्छेद 19 से 25 से 28, इन्हीं स्वतंत्रताओं को और विस्तार से बताते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो चाहें सोचें, बोलें, मानें, कोई रोक टोक नहीं?
मतलब है कि हम क्या सोचें, क्या बोलें, किस पर विश्वास करें, कौन सा धर्म माने या न माने, इस पर सरकार या कोई और बाहरी ताकत बेवजह की रोक-टोक न लगाए। ये जरूरी है ताकि व्यक्ति अपना पूरा विकास कर सके। लेकिन क्या ये आज़ादी अनलिमिटेड है? मतलब कुछ भी बोलने की आज़ादी? नहीं नहीं, अनलिमिटेड नहीं। स्वतंत्रता का मतलब मनमानी या अराजकता फैलाना नहीं होता। ये स्वतंत्रताएं जरूरी है, लेकिन इन पर देश की सुरक्षा, एकता, नैतिकता, पब्लिक ऑर्डर वगैरह के हित में वाजिब प्रतिबंध यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। और ये प्रतिबंध भी संविधान में ही बताए गए हैं। अच्छा, स्वतंत्रता के बाद है समता यानी इक्वालिटी। ये किस तरह की समानता है? ये दो तरह की समानता की बात करती है। एक तो प्रतिष्ठा यानी स्टेटस की समानता, और दूसरी अवसर यानी अपॉर्चुनिटी की समानता। प्रतिष्ठा की समानता मतलब कानून की नजर में सब बराबर है। अनुच्छेद 14 यही कहता है, किसी को कोई खास दर्जा या विशेषाधिकार नहीं मिलेगा। धर्म, जाति, लिंग वगैरह के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, जैसा अनुच्छेद 15 कहता है। और अवसर की समानता? इसका मतलब है कि हर किसी को आगे बढ़ने के, तरक्की करने के, सरकारी नौकरी पाने के अनुच्छेद 16, इन सब के बराबर मौके मिले, बिना किसी भेदभाव के। छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 और उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 भी इसी समता के सिद्धांत को और मजबूत करते हैं। ठीक है। तो न्याय, स्वतंत्रता, समता, हाँ, और इस तिकड़ी को पूरा करता है चौथा आदर्श, बंधुता यानी फ्रेटर्निटी। इसका क्या महत्व है? ये क्यों जरूरी लगा? बंधुता यानी भाईचारा। देखिए, संविधान बनाने वाले ये बात अच्छी तरह जानते थे कि भारत जैसा देश, जहाँ इतनी विविधता है, इतने धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां, वहाँ बिना भाईचारे की भावना के देश एक नहीं रह सकता। हाँ, ये तो है। इसीलिए उद्देशिका कहती है कि हमें ऐसी बंधुता बढ़ानी है जो दो चीजें सुनिश्चित करे। एक, हर व्यक्ति का सम्मान, उसकी गरिमा, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, और दूसरा, देश की एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। ये अखंडता शब्द भी याद होगा 42nd संशोधन में ही जोड़ा गया था। तो ये सिर्फ एक इमोशनल अपील नहीं है? नहीं, ये सिर्फ एक भावनात्मक अपील से बढ़कर है। जैसे हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है, वो भी इसी भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए है, ताकि हम खुद को पहले भारतीय समझें, न कि सिर्फ किसी राज्य या समुदाय का सदस्य। अच्छा, और ये स्वतंत्रता, समता, बंधुता, इनकी प्रेरणा फ्रांस की क्रांति से बताई जाती है। हाँ, बिल्कुल। ये जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का नारा था, फ्रांस की क्रांति 1789-99 का, माना जाता है कि ये आदर्श वहीं से लिए गए हैं। ये आदर्श तो वाकई बहुत ऊंचे हैं, लेकिन अब एक बहुत प्रैक्टिकल और कानूनी सवाल पर आते हैं, जो अक्सर उठता है। क्या ये उद्देशिका संविधान का हिस्सा है? और क्या सरकार उसमें बदलाव कर सकती है? और क्या हम इन आदर्शों को लागू करवाने के लिए कोर्ट जा सकते हैं? हाँ, ये बहुत ही अहम और थोड़ा पेचीदा सवाल है, और इस पर सुप्रीम कोर्ट की राय भी समय के साथ बदली है। शुरुआत में 1960 में एक बहुत मशहूर केस हुआ था, बेरूबारी यूनियनवाद। हाँ, सुना है इसके बारे में। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका संविधान बनाने वालों के विचारों को समझने की कुंजी तो है, लेकिन ये संविधान का हिस्सा नहीं है, और क्योंकि ये हिस्सा नहीं है, इसलिए संसद इसमें संशोधन मतलब बदलाव नहीं कर सकती। तो फिर इसका इस्तेमाल क्या था? कोर्ट ने कहा कि अगर संविधान की किसी धारा का मतलब साफ ना हो, कहीं कोई अस्पष्टता हो, तो उसकी व्याख्या करने के लिए उद्देशिका की मदद ली जा सकती है। पर ये खुद में कानून का स्रोत नहीं है, न ही इसे सीधे लागू करवाया जा सकता है। लेकिन फिर 1976 में वो संशोधन कैसे हुआ? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द कैसे जुड़ गए, अगर ये संविधान का हिस्सा ही नहीं थी? बिल्कुल सही सवाल। यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का वो ऐतिहासिक फैसला आया। हाँ, केशवानंद भारती केस, बेसिक स्ट्रक्चर वाला। एग्जैक्टली। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना बेरुबारी वाला फैसला पलट दिया। कोर्ट ने माना कि उद्देशिका न सिर्फ संविधान का हिस्सा है, बल्कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक अभिन्न हिस्सा है। अच्छा, तो इससे क्या फर्क पड़ा? कोर्ट ने कहा कि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने का अधिकार है, और इसमें उद्देशिका भी शामिल है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा था, संसद संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। और उद्देशिका मूल ढांचे का हिस्सा मानी गई?
हाँ, उद्देशिका को संविधान के मूल ढांचे का एक महत्वपूर्ण तत्व माना गया और इसी फैसले के बाद वो 42वें संशोधन का रास्ता साफ हुआ, जिसके तहत वो 3 शब्द जोड़े गए। बाद में भी 1995 में LIC ऑफ इंडिया मामले में कोर्ट ने फिर से यही बात दोहराई कि उद्देशिका संविधान का आंतरिक और अभिन्न हिस्सा है। तो आज की कानूनी स्थिति यही है। तो मतलब स्थिति ये है कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा है और इसमें संशोधन भी हो सकता है, बस मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए। हाँ। लेकिन आपने पहले कहा था कि ये सीधे कोर्ट में लागू नहीं हो सकती, तो फिर इसका प्रैक्टिकल महत्व क्या है? क्या ये सिर्फ सजावटी है? नहीं, सजावटी तो बिल्कुल नहीं। ये सच है कि आप सिर्फ उद्देशिका को लेकर कोर्ट नहीं जा सकते कि मेरा ये अधिकार लागू करवाओ या सरकार को ये काम करने से रोको। ये सीधे तौर पर विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका को कोई शक्ति नहीं देती, न ही उनकी शक्तियों पर कोई सीधी रोक लगाती है। लेकिन इसका महत्व दूसरी तरह से है और बहुत गहरा है। वो कैसे? पहला तो जैसा हमने शुरू में कहा, ये बताती है कि संविधान की असली मालिक भारत की जनता है, सारी शक्ति वहीं से आती है। दूसरा, ये उन महान लक्ष्यों और मूल्यों को हमारे सामने रखती है जिनके लिए ये संविधान बनाया गया। न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, ये एक तरह से संविधान का घोषणा पत्र या मैनिफेस्टो है। और तीसरा, जब भी संविधान की किसी धारा की भाषा साफ ना हो या उसके एक से ज्यादा मतलब निकलते हो, तो उसकी सही व्याख्या करने में, सही मतलब समझने में उद्देशिका एक गाइड की तरह काम करती है। ये बताती है कि संविधान बनाने वाले असल में क्या चाहते थे। इसीलिए इसे संविधान की आत्मा या कुंजी कहा गया है। बिल्कुल, आत्मा, कुंजी, पहचान पत्र, कई नामों से इसे पुकारा गया है। ये उस उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में रखा था। हाँ, वो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। जी, 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। उसमें बताया गया था कि आज़ाद भारत का संविधान किन सिद्धांतों और आदर्शों पर बनेगा। काफी बहस हुई, विचार विमर्श हुआ और फिर 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया और वही प्रस्ताव आगे चलकर हमारी उद्देशिका का आधार बना। और एक और चीज, उद्देशिका उस खास तारीख का भी जिक्र करती है जब हमने संविधान को अपनाया था। हाँ, इसके बिल्कुल आखिर में लिखा है, हम अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ई मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू अस सेंस। बिल्कुल, यानी संविधान बनकर तैयार हुआ और उसे स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। हाँ, लेकिन लागू तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। हाँ, पूरी तरह से लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ, जिसे हम गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाते हैं। लेकिन अपनाने की तारीख 26 नवंबर 1949 ही है, जो उद्देशिका में दर्ज है। तो कुल मिला के देखें तो ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका सिर्फ चंद पंक्तियां नहीं है। ये तो हमारे संविधान के दिल की धड़कन है, जो उसके पूरे दर्शन, उसके मूल्यों, उसकी आकांक्षाओं को अपने अंदर समेटे हुए है। हाँ, ये हम भारत के लोग से शुरू होकर देश के स्वरूप को बताती है। संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य और फिर अपने नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता जैसे महान लक्ष्यों का संकल्प लेती है। और केशवानंद भारती के इसके बाद जब से इसे संविधान का अभिन्न अंग माना गया है, इसकी अहमियत और भी पुख्ता हो गई है। तो ये सिर्फ एक बीता हुआ ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक जीता जागता मार्गदर्शक है जो हमें लगातार याद दिलाता है कि हमारा राष्ट्र किन आदर्शों पर खड़ा है और हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। और शायद इसीलिए उद्देशिका में लिखे ये शब्द आज भी उतने ही प्रासंगिक लगते हैं, उतने ही प्रेरणादायक हैं जितने शायद 70-75 साल पहले थे। बिल्कुल, और यहीं पर शायद हमें एक पल रुककर सोचना चाहिए। उद्देशिका में जिन ऊंचे आदर्शों का वादा किया गया है, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, उन्हें हकीकत बनाने में हम एक राष्ट्र के तौर पर कितना सफल हुए हैं? ये आदर्श आज जमीनी हकीकत में कितने उतर पाए हैं? मुझे लगता है उद्देशिका हमें ये आत्ममंथन करने के लिए हमेशा प्रेरित करती रहेगी कि इस सफर में हम अभी कहाँ तक पहुंचे हैं और आगे का रास्ता क्या होना चाहिए।